नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। आज हम इस सेशन में देखेंगे सामान्य अध्ययन यानी जीएस से संबंधित महत्वपूर्ण टॉप 30 प्रश्न होंगे जो आने वाले एग्जाम्स के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, चाहे वो सेंट्रल का एग्ज़ाम हो या फिर स्टेट का ही एग्ज़ाम क्यों ना हो, क्योंकि ये सारे एग्ज़ाम्स में सामान्य अध्ययन से प्रश्न पूछे ही जाते हैं। तो आज हम देखेंगे कुल 30 प्रश्न जो ऑब्जेक्टिव होगा सामान्य अध्ययन से संबंधित। दोस्तों, अगर ये सेशन आपके लिए मददगार हो तो एक लाइक कर दीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा। और चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो कृपया दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। देखिए, ये है स्क्रीन पर पहला क्वेश्चन है, भारत के 5 राज्यों की सीमाएं किस देश के साथ नहीं लगती है? तो ऑप्शन में दिया गया है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, म्यांमार। देखिए, भारत के 5 राज्यों की सीमाएं म्यांमार के साथ नहीं लगती है। म्यांमार के साथ कुल कितने राज्य की सीमाएं साझा करती है भारत का? 4। ठीक है, क्या क्या? देखिए, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम, ये 4 राज्य हैं जो म्यांमार के साथ सीमा साझा करते हैं। ठीक है, बाकी जो है चीन के साथ सीमा अगर देखा जाए, भारत के राज्य हैं हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश और लद्दाख। और बांग्लादेश के साथ ये भी याद रखिएगा, तो पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम, ये 5 राज्य हैं। और पाकिस्तान के साथ भी 5 राज्य हैं, जम्मू कश्मीर, पंजाब, राजस्थान, गुजरात और लद्दाख, ये 5 राज्य पाकिस्तान के साथ सीमा साझा करती है। ठीक है, और एक एक्स्ट्रा आप याद रखिएगा दोस्तों, नेपाल के साथ भी 5 राज्य हैं जो उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम, ये 5 राज्य नेपाल के साथ सीमा साझा करती है। इसीलिए इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, म्यांमार। अगला प्रश्न है, हाल ही में ईरान को एसीओ का नया सदस्य बनाया गया, ईरान की राजधानी का नाम बताइए। तो ऑप्शन में दिया गया है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, तेहरान। ईरान की राजधानी का नाम क्या है? तेहरान है। और अगर देखा जाए तो ईरान की मुद्रा को भी आप याद रखिएगा दोस्तों, ऐसा पूछा जाता है, क्या होगा? ईरानी टोमन। और ईरान के राष्ट्रपति का नाम क्या है? इब्राहिम रईस। ये याद रखिएगा, इस प्रश्न से संबंधित प्रमुख जो है बिंदु है, इसको याद रखिएगा दोस्तों, क्या क्या पूछे जाते हैं इससे संबंधित। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, भारत में मूर्तियों का निर्माण किस काल से प्रारंभ होता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, कुषाण काल से। भारत में मूर्तियों का निर्माण मुख्यतः कुषाण काल से प्रारंभ हो जाता है। इस दौर में गंधार शैली और मथुरा शैली का भी विकास हुआ था। ठीक है, ये याद रखिएगा दोस्तों, क्योंकि भारत में जो कुषाण काल, ये एक्चुअली मूर्तिकला में प्रचलित रहे हैं और इसी काल में ही गंधार शैली और मथुरा शैली का विकास हुआ है। अगला प्रश्न देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय के पहले अग्रिम अनुमानों में 2022-23 में देश में प्रचलित मूल्यों पर प्रति व्यक्ति आय कितनी आकलित की गई है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 1,70,620। ठीक है दोस्तों, राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय के पहले अग्रिम अनुमानों में 2022-23 में देश में प्रचलित मूल्यों पर प्रति व्यक्ति आय 1,70,620 आकलित की गई है। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, प्रधानमंत्री ने संयुक्त राष्ट्र संघ महासचिव श्री एंटोनियो गुटेरेस की उपस्थिति में मिशन लाइफ का शुभारंभ किया था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन में दिया गया है, उसमें से चुनना है, क्या होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, गुजरात में। 20 अक्टूबर 2022 को गुजरात के एकता नगर में भारतीय जो प्रधानमंत्री वर्तमान है नरेंद्र मोदी जी द्वारा मिशन लाइफ, ठीक है, लाइफ स्टाइल फॉर इन्वायरमेंट भी कहा जाता है, का शुभारंभ किया था। ये याद रखिएगा, इस प्रश्न से संबंधित प्रमुख बिंदु है। ठीक है, अगला देखिए, अगला प्रश्न है, फ्रांस में मार्च 2023 में सरकार के विरुद्ध हुए विरोध प्रदर्शनों का आधार क्या था? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, फ्रांसीसी सरकार द्वारा सेवानिवृत्त की आयु 62 वर्ष से बढ़ाकर 64 वर्ष कर दिया जाना। फ्रांस में मार्च 2023 में सरकार के विरुद्ध हुए विरोध प्रदर्शन का आधार फ्रांसीसी सरकार द्वारा सेवानिवृत्ति की आयु 62 वर्ष से बढ़ाकर 64 वर्ष कर दिया जाना था। ठीक है, इसीलिए वहाँ विरोध प्रदर्शन हो रहा था। ठीक है,
अगला प्रश्न है दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है, देखिए, शहबाजगढ़ एवं मानसेहरा के अभिलेख किस लिपि में लिपिबद्ध है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, खरोष्टी लिपि। शहबाजगढ़ एवं मानसेहरा के अभिलेख खरोष्टी लिपि में लिपिबद्ध है। नेक्स्ट प्रश्न है, बजट 2023-24 में घोषित अमृत धरोहर योजना किससे संबंधित है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, आर्द्र भूमि के इष्टतम उपयोग को बढ़ावा देने तथा जैव विविधता, कार्बन स्टॉक, पर्यटन के अवसरों एवं स्थानीय समुदायों के लिए आय सृजन में वृद्धि। ठीक है, तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, केंद्रीय संचार, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी कुमार और धर्मेंद्र प्रधान ने किस संस्थान द्वारा बनाए गए भारत में निर्मित मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम का सफलतापूर्वक परीक्षण किया? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा IIT मद्रास। भारत में निर्मित मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम को IIT मद्रास की इनक्यूबेटेड फॉर्म जेंड के ऑपरेशंस ने बनाया था, ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, माल्टा की मुद्रा क्या है? देखिए, ये सारे प्रश्न भी पूछे जाते हैं, ऐसे प्रश्न भी, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यूरो। माल्टा की मुद्रा यूरो है तथा इसकी राजधानी भी याद रखिए वेलेटा है। ठीक है, माल्टा की राजधानी क्या होगा? वेलेटा, ये भी याद रखिएगा। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट प्रश्न है, देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, हाल ही में विंबलडन चैंपियनशिप 2023 पुरुष एकल का खिताब किसने जीता? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, कार्लोस अल्काराज। विंबलडन चैंपियनशिप 2023 पुरुष एकल का खिताब स्पेन के कार्लोस अल्काराज ने नोवाक जोकोविच, सर्बिया के हैं, को हराकर इतिहास रचकर पहली बार यह खिताब हासिल किया है। ठीक है, तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, कार्लोस अल्काराज। अगला प्रश्न है दोस्तों, डचों ने पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित की? ऐसे प्रश्न भी पूछे जाते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, मसूलीपट्टनम। ठीक है, मसूलीपट्टनम। डचों ने पहली फैक्ट्री मसूलीपट्टनम में स्थापित की थी। ठीक है, डचों की पहली फैक्ट्री जो 1605 ईस्वी में पूर्वी तट पर मसूलीपट्टनम में स्थापित हुई थी, जहां से वे अपने सिक्के भी ढालते थे, परंतु आगे चलकर नेगापट्टनम को मुख्यालय बना दिया गया। डचों ने 1616 में सूरत में, 1627 में पिपली में तथा 1653 में चिनसुरा में फैक्ट्री स्थापित की थी। ये भी याद रखिएगा इस प्रश्न से संबंधित प्रमुख बिंदुओं को। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न है, देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी, फारसी भाषा में बाबरनामा की रचना किसने की? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, अब्दुल रहीम। फारसी भाषा में बाबरनामा की रचना अब्दुल रहीम ने की। तुर्की भाषा में बाबरनामा की रचना बाबर द्वारा किया गया था। ठीक है, ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है 14 नंबर का, देखिए, क्रिप्स मिशन द्वारा प्रस्तुत किए गए प्रस्तावों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, संविधान बनाने वाली सभा के सदस्यों का चुनाव प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा किया जाएगा। ठीक है दोस्तों, देखिए, क्रिप्स मिशन ने कहा गया कि संविधान बनाने वाली सभा का चुनाव विधानसभाओं के निम्न सदन द्वारा अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के अनुसार किया जाएगा। ठीक है, इसीलिए इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, संविधान बनाने वाली सभा के सदस्यों का चुनाव प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा किया जाएगा। दोस्तों, अगर ये सेशन आपके लिए मददगार हो तो एक लाइक कर दीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा। और चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो कृपया दोस्तों मैं आप लोगों से यही अनुरोध करूंगा कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ठीक है दोस्तों, देखिए, ये है स्क्रीन पर नेक्स्ट क्वेश्चन है 15 नंबर का, भारत में पंचायती राज व्यवस्था सर्वप्रथम राजस्थान और रिक्त स्थान भरना है देश में प्रारंभ की गई थी। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, आंध्र प्रदेश। संविधान के अनुच्छेद 40 में राज्य के पंचायतों के गठन का निर्देश दिया गया है। ठीक है, उसके बाद 1957 में बलवंत राय मेहता समिति ने त्रिस्तरीय पंचायतों के गठन की सिफारिश की थी। इन सिफारिशों के आधार पर पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 2 अक्टूबर
1959 याद रखिएगा डेट, 2 अक्टूबर 1959 को किसने, जवाहरलाल नेहरू जो देश के प्रथम प्रधानमंत्री थे, को राजस्थान के नागौर जिला में पंचायती राज का उद्घाटन किया था। तत्पश्चात आंध्र प्रदेश भी इस व्यवस्था को अपने यहाँ लागू कर पंचायती राज प्रणाली लागू करने वाला दूसरा राज्य बन गया। ठीक है, तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। भारत में पंचायती राज व्यवस्था सर्वप्रथम राजस्थान और देश में प्रारंभ की गई थी आंध्र प्रदेश में। अगला प्रश्न है, किस पिछड़ी जाति आयोग ने सरकारी नौकरियों में सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों के लिए 27% आरक्षण देने की सिफारिश की थी? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, द्वितीय पिछड़ा जाति आयोग। 1979 याद रखिएगा ये वर्ष, ठीक है, 1979, ठीक है। 1979 में द्वितीय पिछड़ा जाति आयोग वी मंडल की अध्यक्षता में गठित समिति ने सिफारिश की थी कि सरकारी नौकरियों में सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों के लिए 27% आरक्षण देने की सिफारिश की थी। ठीक है, तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, द्वितीय पिछड़ा जाति आयोग। ठीक है, अगला प्रश्न है दोस्तों, भारतीय संविधान में नागरिकता से संबंधित विधि कौन बना सकता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, संसद। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा संसद। भारतीय संविधान में नागरिकता से संबंधित विधि संसद बनाती है। अनुच्छेद 10 नागरिकता संसदीय विधान के अतिरिक्त किसी अन्य रीति से नहीं छीना जाएगा। ठीक है, यह भी प्रावधान है। अगला प्रश्न है, देखिए नेक्स्ट 18 नंबर का, अंतरिम सरकार में रक्षा मंत्री के पद पर किन्हें नियुक्त किया गया? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, सरदार बलदेव सिंह। ठीक है, सरदार बलदेव सिंह। अंतरिम सरकार में रक्षा मंत्री के पद पर सरदार बलदेव सिंह को नियुक्त किया गया। और शिक्षा एवं कला के क्षेत्र में किसको नियुक्त किया गया था? सी राजगोपालाचारी, ये याद रखिएगा। ठीक है, इन्हें क्या, शिक्षा और कला के क्षेत्र में। अगला जो है लियाकत अली खान, इनका नाम आता है, तो इन्हें वित्त मंत्रालय दिया गया था। और रेलवे एवं परिवहन मंत्रालय आसफ अली को दिया गया था। ये थे इस प्रश्न से संबंधित प्रमुख बिंदु। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए 19 नंबर का, बहुत इंपॉर्टेंट है। भारत में औद्योगिक विकास हेतु संयुक्त क्षेत्र का विचार किस औद्योगिक नीति में रखा गया था? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 1956 नीति में। 1956 नीति में भारत में औद्योगिक विकास हेतु संयुक्त क्षेत्र का विचार 1956 की औद्योगिक नीति में रखा गया था। अगला 20 नंबर का प्रश्न है दोस्तों, रिफ्लेक्शंस पुस्तक के लेखक हैं। रिफ्लेक्शंस पुस्तक के लेखक हैं, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, नारायण बाघुल। रिफ्लेक्शंस पुस्तक के लेखक नारायण बाघुल हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत में कृषि क्षेत्र श्रम शक्ति के कितने प्रतिशत लोगों को प्रत्यक्ष रोजगार प्रदान करता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 55%। वर्ष 2011 की जनगणना अनुसार देश के कुल कामगारों का लगभग 55% कृषि क्षेत्र से जुड़ा हुआ है, ये याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, शिवालिक श्रेणी का निर्माण हुआ है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सेनोजोइक में। शिवालिक या ब्रह्मगिरि जो हिमालय का निर्माण आज से लगभग 5 मिलियन वर्ष पूर्व प्लायोसीन अर्थात सेनोजोइक युग में हुआ था। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सेनोजोइक में। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है। भारत की निम्नलिखित नदियों में से कौन सी दामोदर नदी की सहायक नदी नहीं है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, इंद्रावती। दामोदर नदी हुगली की सहायक नदी है। दामोदर नदी का उद्गम छोटानागपुर पठार से होता है। यह झारखंड और पश्चिम बंगाल में बहती है। इसकी सहायक नदियां बरकी, जमुनिया तथा बराकर है। दामोदर नदी पर ही दामोदर घाटी निगम आधारित है। और इंद्रावती नदी गोदावरी की सहायक नदी है, जो उड़ीसा, महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ में बहते हुए गोदावरी से मिलती है।
तो भारत की निम्नलिखित नदियों में से कौन सी दामोदर नदी की सहायक नहीं है? ये इंद्रावती हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है, भारत की द्वितीय पंचवर्षीय योजना 1956 से 1961 में लक्षित विकास दर कितना प्रतिशत थी? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 4.5%। भारत की द्वितीय पंचवर्षीय योजना 1956 से 1961 में लक्षित विकास दर 4.5% थी। अगला प्रश्न है दोस्तों, कन्नड़ भाषा को कब शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, 2008। कन्नड़ भाषा को 2008 में शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, 26 नंबर का। ब्रिटिश शासन के समय अर्थव्यवस्था को खोखला करने, इकोनॉमिक्स जो ड्रेन है, के सिद्धांत के बारे में पुस्तक किसने लिखी थी? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, दादा भाई नौरोजी। ब्रिटिश शासन के समय अर्थव्यवस्था को खोखला करने के सिद्धांत पर दादा भाई नौरोजी ने पुस्तक लिखी थी। अगला प्रश्न देखिए, 27 नंबर का, निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, मणिपुर और आइजोल। ठीक है, मणिपुर की राजधानी इम्फाल है, जबकि आइजोल मिजोरम की राजधानी है। बाकी त्रिपुरा की राजधानी अगरतला, ये जानते हैं आप, नागालैंड का कोहिमा और अरुणाचल प्रदेश का ईटानगर। ठीक है, तो इस हिसाब से इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मणिपुर का राजधानी क्या होगा इम्फाल है, बल्कि आइजोल नहीं है, इसीलिए ये सुमेलित नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न है, सामुदायिक विकास कार्यक्रम की शुरुआत कब की गई? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 1952 में। सामुदायिक विकास कार्यक्रम की शुरुआत 1952 में की गई, ये याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, भारत में सार्वजनिक क्षेत्र की कितनी कंपनियों को अब तक महारत्न कंपनी का दर्जा प्राप्त है? बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 12। भारत में सार्वजनिक क्षेत्र की 12 कंपनियों को अब तक महारत्न कंपनी का दर्जा प्राप्त है और 22 सितंबर 2022 को ग्रामीण विद्युतीकरण निगम को महारत्न का दर्जा दिया गया। कब? 22 सितंबर 2022 को ग्रामीण विद्युतीकरण निगम को महारत्न का दर्जा दिया गया। दोस्तों अगला 30 नंबर का प्रश्न है जो बहुत इंपॉर्टेंट है और इस सेशन का ये अंतिम प्रश्न है। डिजिटल शक्ति 4.0 योजना की शुरुआत कब की गई थी? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, 2022 में भारत में सार्वजनिक जो है राष्ट्रीय महिला आयोग द्वारा डिजिटल शक्ति 4.0 योजना की शुरुआत 16 नवंबर 2022 को किया गया था। ठीक है, तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 2022 में। तो ये था दोस्तों आज का सेशन को मैं यहीं पे समाप्त करता हूँ। तब तक के लिए मैं आप लोगों से यही कहना चाहूँगा कि अगर ये सेशन आपके लिए मददगार हो तो एक लाइक कर दीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा और चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ओके, जय हिंद, वंदे मातरम।